नमस्कार। एचएन पर खास प्रोग्राम खास मुलाकात आप देख रहे हैं। आज खास मुलाकात में हमारे मेहमान हैं टिहरी से भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय जी। सर, बहुत स्वागत है आपका एचएन में। जी, जी, धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। अच्छा सर, लगातार पर्यावरण की आप बात करते हैं, पर्यावरण के मुद्दे आप उठाते हैं। किस तरह से आप काम भी कर रहे हैं और राज्य सरकार और साथ ही क्योंकि केंद्र सरकार तक आप अपनी बात पहुंचाते हैं, तो कितना सुन भी रही है सरकारें आपकी बातें? देखिए, मैं तो बहुत आभारी भी हूँ। जी। और एचएनएन जो ये सब सरोकार हैं, जी। मानवता के सरोकार हैं, पर्यावरणीय सरोकार हैं, वन्य जीवों के सरोकार हैं। उन सब के प्रति बहुत ही संवेदनशील है, बल्कि प्रदेश या देश के हित की जो भी बात है, ये हमारा एचएनएन चैनल उसको बहुत बखूबी जो है अपनी भूमिका निभाता है। देखिए, पर्यावरण क्या है कि हम लोगों के जीवन के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जी। जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, उन पर हमारा कोई फोकस नहीं है। बड़ी बड़ी चीज़ों पर हमारा फोकस है, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, महंगे कपड़े चाहिए, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर यहीं पर 2 मिनट के लिए हवा ना हो, ऑक्सीजन ना हो, तो हम जिंदा नहीं रह सकते। बिल्कुल। उसके बारे में कोई कोई विचार नहीं करता है, कोई विमर्श नहीं करता है। उसके बाद जिंदा रहने की दूसरी शर्त है, जो तत्व है, वो पानी। अगर 3 दिन किसी के शरीर में किसी भी तरह से पानी ना जाए, किसी भी फोरम में, जैसे चाय, कॉफ़ी और या दूध लोग लेते हैं, तो 3 दिन के बाद कोई भी वाइटल ऑर्गन फेल हो जाएगा। जी। तो पानी पर कोई चर्चा नहीं है। फिर उसके बाद भोजन है। जी। तो अब तक लंबी भूख हड़ताल जो है 90 दिन की हुई है। हमारे जो उत्तराखंड के यशस्वी सुपुत्र हैं श्रीदेव सुमन जी, तो 84 दिन तक जो है उन्होंने भूख हड़ताल की, अपना वर्तमान हमारे भविष्य के लिए जो है बलिदान कर दिया। जी। लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं है। अगर भोजन न मिले तो 90 दिन से ज़्यादा आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। उसी तरह से अगर उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो है कि कोई अगर बीमार हो जाए जी। तो उसको अच्छी चिकित्सा मिलनी चाहिए। हम्म। और मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश में कोई भी ऐसा अस्पताल है जहाँ कोई भी व्यक्ति इस भाव से जाए कि उसका तुरंत इलाज हो जाएगा, उसको सही इलाज मिल जाएगा और उसको लूटा नहीं जाएगा। जी। तो जो जिंदा रहने की जो चारों शर्तें हैं, मुझे नहीं लगता कि हम लोग उस पर कोई ध्यान दे रहे हैं। और ये कहावत है कि जो आदमी की माया और पेड़ की छाया तभी तक है जब तक वो खड़ा है। जी। अगर खड़ा ही नहीं है तो फिर उसके बाद तो लोग ये सोचते हैं कि भाई जल्दी, कितनी जल्दी इसको जो है ले जाएं घाट पे या जहाँ भी है, जिस धर्म के अनुसार। इसलिए पर्यावरण बहुत ज़रूरी है और उत्तराखंड की सबसे बड़ी भूमिका है। जी। उत्तराखंड जो है 63% लगभग इस देश को जो है वो पानी देता है। जी। और रहीमन ने तो कहा ही, रहीमन पानी राखिए नहीं तो सब सून वाली कहावत हो जाएगी। तो इसलिए हम लोगों की कोशिश आज भी, अगर आप ये देखिए कि 144 वर्षों के उपरांत जी। महाकुंभ हो रहा है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने, या हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो भी व्यवस्थाएं हो सकती थी, लेकिन अगर हम उत्तराखंड से और टिहरी से अगर पानी न दें, 200 क्यूसेक पानी हम हर रोज़ दे रहे हैं जी। अतिरिक्त जो है वो ये कुंभ को आयोजित करने के लिए। नहीं तो कुंभ भी जो है संभव नहीं हो पाएगा। और अभी जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि एक आध दशक के बाद जी। हिमालय पर एक बूंद बर्फ़ नहीं बचेगी। हम्म। तो मेरी चिंता ये नहीं है कि हिमालय का क्या होगा, हिमालय को तो चाहिए नहीं कुछ, जी। हमारा क्या होगा, बल्कि एक फिर वैश्विक एक खतरा पैदा हो जाएगा। जी। पहाड़ के आप नेता हैं, पहाड़ की आप बात करते हैं और खासकर हिमालय और गंगा बचाने की बात करते हैं। कितनी सफलता आपको मिल भी रही है इस पूरे मामले में, और किस तरह से आप इन मुद्दों को केंद्र तक पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं, या फिर आप डिमांड भी कर रहे हैं कि ग्रीन टैक्स आपको दिया जाए केंद्र सरकार की ओर से? नहीं, हम लोग, मैंने और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, जी। सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जम्मू कश्मीर से लेकर के, श्रीनगर से लेकर के और अरुणाचल तक
अरुणाचल प्रदेश तक जी। इस विषय को उठाने का काम किया। हम्म, शुरू में लोग मजाक बनाते थे, आज ये है कि हर आदमी जो है पर्यावरण, जल, जंगल, ज़मीन की बात कर रहा है। असर तो होता है, उसको पूरा होने में समय लगता है। जब हमने हिमालय दिवस की बात की थी 2010 या 11 में, 11 की बात है शायद, दिल्ली में, अब कम से कम उत्तराखंड सरकार ने 9 सितंबर को हिमालय दिवस जो है वो घोषित कर दिया है। उस पर कार्यक्रम भी हो रहे हैं और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कि हमको हिमालय पर अलग से सरकार में कुछ जो है व्यवस्था करनी चाहिए हिमालय बचाओ के लिए, तो उस पर काम चल रहा है और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी जो है उसके परिणाम आपके सामने आएंगे। मैंने अभी सारे जितने साधु संत हैं उनको चिट्ठी लिखी है, आदित्यनाथ जी को भी लिखी है जी। कि जब आप ये कहते हैं, हर साधु संत महंत वो ये कहते हैं जी। कि हमने हिमालय पर तपस्या की, हिमालय पर तपस्या मिली तो हमको सिद्धियां प्राप्त हुई, बिल्कुल। जीवन क्या है उसको समझने की समझ पैदा हुई। तो आज हिमालय दक्षिणा के रूप में आपसे ये कह रहा है कि अगर आप मानवता को, इस देश दुनिया को जिंदा रखना चाहते हो तो उसके लिए कुछ करिए। उसी तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी अगर इस विषय को उठाएंगे तो निश्चित रूप से इस देश को बहुत फ़ायदा होगा। जी। डूबते हुए को तिनके का सारा चैन, अगर मान लीजिए जापान डूब रहा है, सिंगापुर डूब रहा है, यूके डूब रहा है, यूनाइटेड किंगडम, या अमेरिका आधा डूब जाएगा, तो अगर हम उस स्तर पर, क्योंकि बड़ा विषय है, अगर प्रधानमंत्री जी उठाएंगे तो सबसे ज़्यादा फायदा भारत को होगा। बिल्कुल। एक तो भारत जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 2047 में हम विकसित राष्ट्र होंगे, तो मुझे ये लगता है कि अगर हमने अभी इस विषय को उठा दिया तो 2-3 साल के भीतर हम सबसे विकसित राष्ट्र हो सकते हैं। संसाधन चाहिए ना, तो हिमालय को बचाना है तो संसाधनों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो हमको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, आप विश्व गुरु भी बन जाएंगे। आपको जितनी भी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो निःशुल्क मिल सकती है उनको अपने को बचाने के लिए, हिमालय को बचाने के लिए। आपका सबसे बड़ा विषय इस समय है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद है उसमें भारत को हिमालय सदस्यता दिलवा सकता है। जी। और आप जो स्थानीय जो हमारे जो हिमालयी देश हैं जी। उनका नेतृत्व तो भारत कर सकता है। उन देशों के बीच में जो हमारी कुछ खाइयाँ हैं, कुछ मतभेद हैं, उनको मिटा सकता है। जी। और उसके साथ में आप यूएन जैसी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उससे भी बड़ी एक संस्था का जो है भारत नेतृत्व करके उसको गठित करके और विश्व नेतृत्व जो है वो प्राप्त कर सकता है। जी। तो हिमालय और गंगा में तो असीम शक्ति है अगर हम, और उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा उत्तराखंड का होगा। जी। तो मेरी कोशिश है कि उस स्तर तक अगर ये चीज़ें वैश्विक एक वो बन जाए, आंदोलन बन जाए, एक वैश्विक जो है लोगों के मन में जिसको हम ये कह सकते हैं एक विषय बन जाए, तो भारत को बहुत फ़ायदा, भारत को ही, पूरी मानवता को फ़ायदा होगा। लेकिन सर अक्सर ये भी देखा जाता है कि पेड़ काट दिए जाते हैं। अक्सर आपने देखा भी होगा कि ठीक है, सड़कों को चौड़ा करने के लिए आप पेड़ों को अंधाधुंध तरीके से काट रहे हैं। सरकार कह रही है कि विकास कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो तो मुद्दे आप भी उठा रहे हैं कि पर्यावरण तो खतरे में आ जाएगा। अभी हम देख भी रहे हैं कि दिल्ली देहरादून जो हाईवे बन रहा है, पूरी तरह से पूरा जंगल उजाड़ दिया क्या एक रोड बनाने के लिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि विकास हो रहा है या फिर विनाश हो रहा है आने वाले समय के लिए? नहीं, हम लोगों ने मेरे ख्याल से उसको नई तरह से परिभाषित करने की आवश्यकता है। हमको विकास भी चाहिए और हमको उसके साथ पर्यावरणीय संतुलन भी चाहिए। हमारे मन में ये रहता है कि जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो हम खाली वृक्षों की बात करते हैं। अब जैसे हमारी भागीरथी है या भिलंगना है या अलकनंदा है या गंगा है, क्योंकि देवप्रयाग से गंगा बनती है, उसमें जो छोटी मछली भी है, या हमारे जो वन हैं उसमें अगर छोटा तिनका भी है, उसका पर्यावरण के लिए बड़ा भारी महत्व है। जैसे बहुत से पक्षी हैं, अगर वो ना हो तो बहुत सी जो वृक्षों की प्रजातियां हैं
वो उग ही नहीं सकती। तो इसलिए खाली वृक्षों पर ही नहीं, एक समग्रता के साथ पर्यावरण और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब ये कानून बने ना, जैसे हमने वनों का कानून बनाया, फॉरेस्ट एक्ट बनाया, तो उसमें हमने ये छोड़ दिया, जो मैं वनाधिकार के उससे कहता हूँ, कि जो समुदाय जंगलों पर अपना जीवन निर्वहन करते थे, उनके लिए हमने उस कानून में कुछ रखा ही नहीं। वैसे वाइल्ड लाइफ एक्ट बना वन्य जीवों वाला, उसमें जो वन्य जीवों पर आधारित समुदाय थे, उनके जीवन की सुरक्षा के लिए, उनके रोजी रोटी कैसे चले, उस पर हमने कुछ रखा ही नहीं है उन कानूनों में। तो मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों को नई परिप्रेक्ष्य में जो है वो परिभाषित करने की आवश्यकता है। और अगर किसी कानून में ये ज़रूरी है कि भाई हम उसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं, तो वो भी किए जाने चाहिए। और जहाँ तक सड़कों का है, जो हाईवेज़ का वो है, हाईवेज़ भी लोगों को चाहिए, लेकिन उससे जो है नुकसान पर्यावरण को नहीं होना चाहिए। आज जो सबसे बड़ी जो परेशानी है, अगर आप स्नो लाइन की बात करेंगे, तो हमारा जो ये गोमुख ग्लेशियर है, वो लगभग 27 किलोमीटर पीछे चला गया है। आप ये देखिए कि जो हिमालय है, उसमें जो है लगभग जो है 1/3 जो है वो बर्फ़ ख़त्म हो गई है। आप ये देखेंगे कि उसमें बर्फ़ की जो परतें थी, उसमें बड़ा भारी जो है नकारात्मक असर पड़ा है। तो उसमें वृक्ष सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन वृक्षों के साथ साथ उसकी जो स्नो लाइन पीछे जा रही है, जब हमारी जो ये गर्म हवाएं हैं उसको सीधे हिट करती हैं, तो उसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। तो हमको उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है? क्या हमको ज़रूरत है कि बड़ी बड़ी हम बिल्डिंगें बनाएं? उसको छोटी भी तो बना सकते हैं, उसको और दूसरी जगह भी बना सकते हैं। तो इसको नए तरीके से देखने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। अगर हमको ये चाहिए कि भाई हमारे आने वाली पीढ़ियों का, आपके बच्चों का, हमारे बच्चों का और सबके बच्चों का भविष्य अगर सुरक्षित रह सके, तो उसको नए ढंग से वैश्विक स्तर पर उसको नए तरीके से लेने की और परिभाषित करने की आवश्यकता है, और उस पर काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर। किशोर उपाध्याय जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आप पर्यावरण की भी बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एनजीटी के भी आदेश आते हैं समय समय पर, और देखा ये भी जाता है कि बलिन बस्तियों को आप 3 बार से हर 3-3 साल के लिए अध्यादेश ला करके बचाने का काम भी करते हैं, या फिर कहा जा सकता है कि वो फ्लड जोन में भी आती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो एक खतरा भी है आने वाले समय के लिए, और उन जिंदगी का क्या जो जिनको वोट बैंक तक ही सीमित रख रखा है सरकार ने? नहीं, ये बड़ा वृहद विषय है, विशेषकर जो हमारी जो मलिन बस्तियां हैं, अब वो गरीब लोग हैं बेचारे, जी। और उसी के कारण जो है वो बसते हैं। जी। अब इसका ध्यान उस समय रखना चाहिए जब लोग बसा रहे हैं, उस समय कोई ध्यान रखता नहीं है। जी। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो बस्तियां हैं, जो मलिन बस्तियां हैं, उसमें रहने वाले लोग तभी तो जिंदा रहेंगे जब पानी रहेगा, जी। ऑक्सीजन रहेगी। अगर पानी नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे उन बस्तियों का? तो इसलिए जो है उसका ठीक आकलन करके, कोई ज़रूरी थोड़ी है। अब आप देखिए देहरादून में सबसे बड़ी जो गैर हिमानी जो नदियाँ या जो स्रोत थे, वो सारे के सारे सूख गए हैं। सूख गए। जी। और जो जो उससे जो क्या कहते हैं, हिम से जो पोषित होने वाली नदियाँ हैं, वो या तो उनमें फ्लड आ रहे हैं, या फिर उनमें जो है वो ग्लेशियर पीछे खिसकने से और गर्मी बढ़ने से वो पानी उनमें कम हो रहा है। उनके स्रोत आपने ऊपर ही बांध दिए, तो उनमें जो है पानी का जो है वो स्राव जो है वो कम हो रहा है। तो अगर पानी नहीं रहेगा तो फिर करेंगे क्या? इसलिए उसमें एक अगर हम सामंजस्य बना सकें, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि नदी के किनारे जितनी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, तब चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता है, तब चाहे ये हमारी गंगा नदी की जो सभ्यताएं हैं, या हमारे पर्वतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समझना चाहिए प्रकृति को, कि जो लोग यहाँ बसे हैं वो सब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, और उस समय तो गाड़ियाँ और कुछ भी नहीं था, ना हवाई जहाज़ था, कहाँ से लोग आकर के बस गए, लेकिन कहाँ बसे? जहाँ पानी का स्रोत, जहाँ पानी का तो पानी सबसे पहले ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए। अगर पानी नहीं होगा तो उन मलिन बस्तियों का भी क्या करेंगे? तो उसमें मेरे ख्याल से एक सामंजस्य बिठा करके उनको अन्यत्र भी आप जो है वो
उनको बसा सकते हैं। और नदियों को पुनर्जीवित करना, जो गैर हिमानी नदियां हैं वो बहुत ज़रूरी है, वो स्रोत रिचार्ज करने बहुत ज़रूरी हैं। जी। नहीं तो जो है आने वाली पीढ़ियां हमको माफ़ नहीं करेंगी। ये छोटा सा विषय है जो ग्रीन बोनस वाला है। लेकिन सर करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं गंगा नदियों की सफाइयों के लिए, या फिर चाहे तो हम देहरादून की कई नदियों की बात कर ले, बिंदाल हो, रिस्पना हो, पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। तो क्या इन इस तरफ सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि इन पर भी ध्यान दें, क्योंकि पैसा तो खर्च कर रहे हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। नमामि गंगे इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लगातार सीवरेज का पानी जो है वो नदियों में जा रहा है। नहीं, देखिए कि उस समय जब 84 में 85 में जब सरकार बनी थी, जी। तो हम ही लोगों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को ये निवेदन किया था या सुझाव दिया था कि हमको जो गंगा की स्थिति है, माँ गंगा की, जी। उस पर कुछ करना चाहिए। जी। तब ये गंगा एक्शन प्लान बना। उसके बाद यहाँ बड़ा जो है एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तिरुपति में। मैं उसमें प्रस्ताव लाया था जी। कि हमको हिमालय और गंगा को बचाने के लिए कुछ अलग से कुछ काम करना चाहिए। जी। ये 91-92 में प्रणब मुखर्जी जी जो है डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। मैंने सुझाव दिया था कि टिहरी उत्तरकाशी को, आज हमारे पास कोई हिल डेवलपमेंट का कोई मॉड्यूल ही नहीं है, तो उसको बनाना चाहिए। पूरा प्लानिंग कमीशन, तब नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन कहते थे, और उसमें लगभग 20 सचिव स्तर के अधिकारी थे। वो टिहरी भी आए, उत्तरकाशी भी आए, फिर प्रणब मुखर्जी जी भी आए। मोतीलाल वोरा जी उस समय राज्यपाल थे, उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। यहाँ तक कि जब उत्तराखंड राज्य का आंदोलन शुरू हुआ और राजेश पायलट जी के सुझाव पर शुरू किया, मैंने इंद्रमणि बडोनी जी को उनको मिलाया था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने मुझे बहुत डांटा कि हमारी पार्टी का ये है नहीं एजेंडा, तुम इसमें क्यों पढ़ रहे हो। मैंने कहा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको कुछ चाहिए, हम उत्तर प्रदेश के आभारी हैं। उन्होंने तो पहले दिन से हमको जो है सिर पे चढ़ा के रखा, आज भी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, तब गोविंद वल्लभ पंत जी थे। लेकिन मैंने कहा ये दिल्ली जिंदा रहे। दिल्ली में अगर टिहरी बांध से हम पानी न दें तो आधी से ज़्यादा दिल्ली प्यासी मर जाएगी। हम लगभग 300 क्यूसेक पानी हर रोज़ जो है वो दिल्ली को देने का काम करें। तो हमने कहा ये उत्तराखंड हमने इसलिए मांग रहे हैं, ये आंदोलन शुरू किया है कि दिल्ली सुरक्षित रह सके, इसका ठीक ढंग से नियोजन हो सके। और आज तक भी हम जो है मिडिल हिमालय के डेवलपमेंट का कोई मॉड्यूल जो है विकसित नहीं कर पाए हैं। तो मैंने जो पहले भी सुझाव दिया, पैसा बहुत खर्च हो जाता है, लेकिन पैसा खर्च करने के लिए अगर हमारी योजना ठीक नहीं है, अगर हम उस चीज़ को समझते नहीं हैं, अगर हम हिमालय की तासीर को नहीं समझते हैं, अगर हम गंगा की तासीर को नहीं समझते हैं, तो मेरे विचार से पहले उसको समझना ज़रूरी है और तब उसके अनुरूप जो है योजनाएं बनाना जो है वो मेरे ख्याल से समीचीन होगा। तो मेरी कोशिश ये है कि उस समझ को विकसित करके जो है आगे का काम हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से कर सकें, और इस देश के भविष्य के लिए और विश्व के भविष्य के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो होता है कई बार लोगों को समझ नहीं होती है और वो अलग तरह का जो है वो योजनाएं बना देते हैं, क्योंकि धरातल पर रहते नहीं हैं, और उसी अवधारणा से तो ये अलग राज्य बना था, नहीं तो अलग राज्य बनाने की ज़रूरत ही क्या थी। लेकिन हम अक्सर ये भी देखते हैं सर कि कई जगह पर भू धसाव हो रहे हैं, कहीं पर जब वो टनल बनती है तो उससे भी दिक्कतें आती हैं। टनल राज्य में बनाई दी जा रही हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, तो क्या उनका सर्वे नहीं हो रहा है, या फिर क्या माने कि उत्तराखंड आज विकास की ओर जा रहा है या फिर आने वाले समय के लिए विनाश की ओर जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, तकनीकी अब इतनी विकसित हो गई है कि लोग तो अब चांद पर और बसने के लिए जो है वो लालायित हो रहे हैं। जी। तकनीक इतनी विकसित हो रही कि मंगल पर ये देखा जा रहा है कि क्या वहाँ पर जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। तो अगर सही तकनीकी का हम उपयोग करेंगे जी। तो न तो पर्यावरणीय नुकसान हो सकता है और न ही तब चाहे टनल बनाइए। और ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि जो टनल टेक्नोलॉजी है उसका आविष्कारक भी उत्तराखंड का बेटा था जी। और टिहरी का बेटा था माधो सिंह भंडारी जी, जिन्होंने पहली सुरंग बनाई विश्व में, जो मलेथा की सुरंग है। तो अगर कोई चीज़, और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया
आप देवी भागवत में अगर जाएंगे, उसको पढ़ेंगे, जी। उसमें कहा गया है कि राजा जो है, जो भी शासक है, वो जनता के हित के लिए हुँ, पर्वतों को भी पाट सकता है और जी। उस पर नए प्रयोग भी कर सकता है, लेकिन उससे जो है वो पर्यावरण का नुकसान नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए आप उसमें ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुँ, तो उन लोगों ने जो है वो समुद्र के अंदर भी टनल बना ली। जी। अमेरिका और जर्मनी और यूके वगैरह ने हुँ, अभी ये प्रयोग चल रहा है कि जो ये हैं खाड़ी के देश हैं, मुंबई से जो है अंदर जो है वो समुद्र के अंदर टनल बना करके उसको जोड़ दिया जाए, क्योंकि वहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हुँ, तो तकनीकी का उपयोग करके अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो मेरे ख्याल से उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर ये तो ये हुआ नहीं कि अपना ही गला घोट करके अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसके भविष्य के लिए बहुत खतरनाक परिणाम होते हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए। मेरा तो ये सुझाव है। जी। सर, महाकुंभ में जाकर के साधु संत ये बात करते हैं कि नदियों को बचाया जाए, पर्यावरण को बचाया जाए। लेकिन जब सरकार ही कुछ नहीं कर पा रही है, केंद्र की हो या फिर राज्य की हो, तो साधु संत क्या कर पाएँगे सर? नहीं, मैंने अभी सभी जो हमारे महामंडलेश्वर हैं, जो अखाड़े हैं, जो इस आध्यात्मिक क्षेत्र के, जी। आज हमारे लिए सबसे खुशी की बात क्या है कि तब चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, पुष्कर सिंह धामी जी हों, हुँ, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, हुँ, मैं ये मानता हूँ कि वो आध्यात्मिकता और धार्मिकता के आज के दिन में अनुकरणीय उदाहरण हैं। हुँ, अभी 10 करोड़ कितना 40 करोड़ लोग अगर वहाँ आ रहे हैं, महाकुंभ में आ रहे हैं, चिंता की बात यह है कि भविष्य में महाकुंभ आयोजित हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। जी। अगर जल ही नहीं रहेगा गंगा में और यमुना में, तो फिर आप कहाँ उनको जो है वो आयोजित करेंगे। हुँ।